अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा आबिद। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, आज 8 बजे मैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ आपके साथ लाइव करेंगे। उमैर बशीर और नीलम असलम। आप इनको जीएनएन पे, न्यू पे, पता नहीं किस-किस चैनल पे आप इनको पहले भी देख चुके हैं। मेरा चेहरा शायद पहली दफ़ा देख रहे हो आप, लेकिन इनका चेहरा जो है वो आप सब उनसे फ़ैमिलियर हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप सब? उमैर नीलम आप शुरू करें, आप शुरू करें। अच्छा, हाँ, लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। मैं शुरू कर लेती हूँ। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया उसामा, और ये आपकी बहुत अच्छी काविश है, मैं यही कहूंगी, क्योंकि हम लोग बस थक गए हैं। हम लोग कोरोना कोरोना उसका रोना रोना रो के, और जो गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा है, वजीर आजम कौन बनेगा, जा रहा है नहीं जा रहा, हम लोग तरस गए हैं कि कोई हमसे सिर्फ क्रिकेट की बात करे। तो मैं शुक्र है किधर कि चला अब गया? हमें फाइनली आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम क्रिकेट के ऊपर कोई बात कर सकें। उसामा मुझे नजर नहीं आ रहे तुम, क्या मैं नजर आ रहा हूँ आप सबको? आ रहा हूँ, अब आ गया। जी, जी, उसामा आ रहे थैंक हैं, यू आ सो रहे हैं। मच। अच्छा उसामा, थैंक यू सो मच। जैसे नीलम कह रही थी, ये यार बार बार आप दोनों गायब क्यों हो रहे हो? मैं आपको सोलो जादू है। लेके आ अच्छा, बहरहाल बहुत शुक्रिया उसामा आपका, और बड़ा अच्छा लगा यार। वाक़ईतन तंग आ गए हैं हम लोग। यहाँ से जो दिमाग है ना, यहाँ पे ऐसे हर टाइम अब प्रेशर सा पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अब क्रिकेट नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है हमारी ज़िंदगियों में। और जब स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज़ फुटबॉल की शुरू हुई, तो उसमें भी ऑडियंस नहीं है, तो वो फ़ील, वो मज़ा नहीं आ रहा। तो अब इस सारे सिनेरियो में डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी, और जो आपने टॉपिक्स आज के डिसाइड किए थे, उनके ऊपर फ़ौरन से पहले आ जाते हैं, ताकि ऑडियंस उसके लिए वेट कर रही है। अब फाइनली जाते हैं, आ क्रिकेट जो जाते है, हैं। चलें। चलें। अच्छा, फाइनली क्रिकेट जो है वो वापस आ रही है। अब इंग्लैंड से क्रिकेट शुरू हो रही है। पहले उनकी सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ है, फिर हमारे साथ है। हुँ। हमारा स्क्वाड वहां पे पहुंच चुका है। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्क्वाड वहां पे पहुंच चुका है। मतलब हुँ। जितने बिल्कुल। प्लेयर्स अवेलेबल थे बारात सारे हम गए हैं। बारात जो है किसी को प्लेयर्स की वहां नाराज पे नहीं किया। चली गई है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि आप इस स्क्वाड से एग्री करते हैं? इस जस्टिफाइड स्क्वाड गया वहां पे, टेस्ट लेडीज और फर्स्ट। T20 दोनों का? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से जस्टिफाइड, इतना बड़ा जो ये स्क्वाड गया है, ये सिर्फ इस वजह से मुझे जस्टिफाइड लग सकता है कि चलें, सबको मौका मिल जाएगा। कोरोना की जो सिचुएशन थी कि अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट हो, इस वजह से एक अच्छा डिसीजन था। और फिर ये कि सारे यंगस्टर्स कोई लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा, सब कहेंगे कि यार मेरा भी नाम आया स्क्वाड में। इस लिहाज से तो ये एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन वहां पे मुझे अब आप या उमैर बताएं कि होगा कि सिलेक्शन कैसे होगी इतने बड़े स्क्वाड में से, कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन से हमारी प्लेइंग 11 होगी, ये कैसे होगा? उमैर, ये आप बताएं। उसामा, आप बताएं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ यहाँ से कि मेरे ख्याल से बड़ा स्क्वाड भेजना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से जो सिचुएशन बनी है, उनको ये था कि अगर कोई खिलाड़ी आपका कोरोना की वजह से इफेक्ट होता है, तो बिल्कुल। आपके पास रिप्लेसमेंट ज्यादा हो। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा स्क्वाड भेजा है, और मजबूरी थी, और कोई ऑप्शन नहीं थी। और सबका दिल रखना, ठीक है, दिल रखा गया सबका, लेकिन इसमें ये है कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। और ऑप्शन इसलिए नहीं थी इनके पास, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी को आपको पता हो जाए, और ये जिस तरीके से फैलता है ये वायरस, तो ज्यादा खिलाड़ी भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो सीरीज है, जो टूर्नामेंट है, वो बीच में इफेक्ट ना हो, और वहीं से आप रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की ऐड कर दें। तो एक तो मकसद ये था। लेकिन इस स्क्वाड के ऊपर मुझे बहुत सारे एतराजात हैं, बहुत सारे एतराजात हैं, कोई एक एतराज नहीं है, काफी सारे एतराजात हैं। इन्होंने कहा था कि आमिर और वहाब रियाज जो है वो, आमिर और वहाब को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उनको सजा दी जा रही थी। लेकिन ये बजाहिर है। और अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बोर्ड है, बोर्ड चाह रहा है अंदर की खबर है। नहीं नहीं, एक्चुअली बोर्ड स्टिल ये ट्राई कर रहा है, मिसबाह हक और बोर्ड आपका स्टिल ट्राई कर रहा है कि ये दोनों टेस्ट में वापस आ जाएं। और इस टूर से पहले भी बिल्कुल। इन दोनों से राब्ता किया गया, इनसे कहा गया। बजाहिर है कि हम बहुत सख्त हैं, और हम सख्त लौंडे बने में हम नहीं पिघलने वाले, इनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है बोर्ड ने इन दोनों से फोन किया, इनसे कहा कि भाई खुदा का वास्ते आ जाओ, हमें आप लोग की बहुत जरूरत है, आपके बगैर हम नहीं चल सकते। नहीं, इस लेकिन हद तक इनकी ठीक है, ये लोग अभी T20 तो खेलेंगे, क्यों टेस्ट में हमें क्यों जरूरत है? हम क्यों अपने यंगस्टर्स, जो हम कह रहे हैं कि हमने तो पेस बैटरी सॉरी ढूंढ ली है, और वकार बिल्कुल। यूनुस सब उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतनी लंबी फहरिस्त उसामा फास्ट बॉलर्स की। हम ही टीवी पे अनाउंस कर रहे होते हैं कि अब तो ये भी आ गए, ये भी फिर भी हमें इन दोनों की जरूरत है, जो कि खुद भी अब देखा जाए तो टेस्ट में उस तरह से
हमें नहीं बिल्कुल, लगता कि इतने बिल्कुल इन्वॉल्व भी हैं। यही चीज़ अब हम यही चीज़ यही चीज़ आज डिस्कस करनी थी कि आपको याद होगा कि जैसे ये हमारी नई मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ जब आया था, मिसबा और वकार भाई सारे जब आए थे, तो हम ये अक्सर बात करते थे कि अब जो ये कहते हैं कि यंगस्टर्स को हम आगे लेके आएँगे, ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो ये नखरे जो करते हैं कि टेस्ट नहीं खेलूँगा, ये फॉर्मेट नहीं खेलूँगा, उनको सारों को ये आउट करेंगे, यंगस्टर्स को चांस देंगे तीनों फॉर्मेट में। एक सीरीज़ इन्होंने किया भी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की, 1-2 टूर जो इन्होंने इस तरह से किया, पाकिस्तान की सीरीज़ में भी यंगस्टर्स को चांस दिया। लेकिन अब जब 40 प्लेयर्स के पूल में से इन्होंने 29-30 प्लेयर सिलेक्ट करने थे, तो आपने फिर से वही सोहेल खान, फिर से वही इमरान खान, फिर से वही वहाब रियाज, फिर से वही पूल आपका जो पुराने प्लेयर्स जो आप कहते थे कि इनको अब हम आउट कर देंगे, अब यंगस्टर्स को लेके आएँगे। आपने इलियास का नाम उसमें नहीं दिया, आपने हमजा मीर की परफॉर्मेंस हमें पता है कि वो इंग्लिश कंडीशन में कितना परफॉर्म करता आया, उसकी स्विंग, उसकी बॉल की लेंथ जो वहाँ के प्लेयर्स पिक नहीं कर पा रहे थे। अब जब आपने इतना बड़ा स्क्वाड लेके जाना था, तो हमजा मीर का नाम कहाँ पे है? इन्होंने अच्छा मूसा अभी को अब चांस मिल गया, बिल्कुल जो प्लेयर्स को कोरोना पॉजिटिव आ गया तो वो चला गया। बिल्कुल। तो ये हम्म। रहेल नज़ीर को वो पॉजिटिव आ नीलम। गया तो उसका नाम चला गया। हम्म। तो ये सारे प्लेयर्स कहाँ गए? तो ये मिसबा की किधर गई ये यंगस्टर्स मिस फर्स्ट की पॉलिसी? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नीलम का बड़ा अच्छा सवाल है। नीलम का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पेस बैटरी किधर की। नीलम आपने अभी जो उसामा ने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया के टूर का, एक्चुअली आप मिसबा जिस दिन से आए हैं आप उस दिन से निकाल के एनालिसिस करना शुरू करें और देखें कि मिसबा हार से बहुत डर रहे हैं। मिसबा को एक खौफ है कि किसी भी तरीके से आप जीतें। यही वजह है कि जब श्रीलंका की टीम आई, जब बहुत सारी और कमजोर कमजोर टीमें पाकिस्तान आई, तो इन्होंने A+ टीम खिलाई। इन्होंने जब आप किसी किसी नए लड़के को ट्राई करते हैं आप, तो तरीकाकार ये होता है जब वसीम और वकार होते हैं तो साथ शुएब अख्तर साथ अटैच होता है, फिर वो शुएब अख्तर बनता है। ऐसे नहीं होता कि आपने वसीम वकार को हटा दिया, नया बिल्कुल। शुएब अख्तर ले आए, नया अजहर महमूद ले आए, नया अब्दुल रजाक ले आए, नया हारिस रऊफ ले आए, नया शाहीन अफरीदी ले आए। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के टूर में इनको अंदाजा हो गया था, क्योंकि एकदम आप इन सब नए लड़कों को नहीं खिला सकते। मूसा बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन मूसा के ऊपर प्रेशर आ गया। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, शाहीन अगर लीड करेगा अटैक को तो शाहीन प्रेशर में आ जाएगा, और शाहीन उस प्रेशर से शाहीन वो खराब भी हो सकता है। शाहीन का करियर पूरा दांव पे लग सकता है, एक खराब सीरीज का प्रेशर अगर वो ऐसे ले जाए। लेकिन तो जो ऐसे प्लेयर्स खेलना ही नहीं चाहते उमैर, जो खुद नहीं इंटरेस्टेड हैं अब टेस्ट में, उनको आप कैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? नीलम, ये भी तो एक रीजन है ना। हमने कभी ये सोचा कि ये लोग, इन लड़कों ने टेस्ट क्यों छोड़ा? अगर हम स्टैट्स निकाल के देखें, उसामा आपको स्टैट्स बड़े अच्छे से याद होते हैं, स्टैटिस्टिशियन है आप। और ये आमिर का फैन बॉय बोल रहा है अंदर नहीं से, नहीं मुझे नहीं लग नहीं रहा नहीं 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 उसामा आप जानते हैं कि मैं आमिर का फैन हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि फास्ट बॉलर्स में वहाब रियाज के हैं। हाँ, वहाब का फैन हूँ। लेकिन मैं अभी कोई फैन नहीं बोल रहा, एज अ क्रिकेट मतलब कह लें कि शाइक बोल रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो इसलिए उस नजर से बोल रहा हूँ। उसामा, आपके पास स्टैट्स बड़े अच्छे होते हैं। आपको याद होगा कि आमिर वो बॉलर था जिसने सबसे ज्यादा ओवर्स बॉल किए थे। आमिर वो बॉलर था जिसने हर हर मतलब फॉर्मेट खेला बिल्कुल। और हर मैच खेला। तो जब आमिर ने, नीलम, एक सीरीज आई जिम्बाब्वे की जिसमें आमिर ने रेस्ट मांगा। आमिर ने कहा कि मैं एक सीरीज में आराम चाह रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाह रहा हूँ। आपको भी छुट्टियां चाहिए, उसामा को छुट्टियां चाहिए, हमें भी छुट्टियां चाहिए होती हैं, फैमिली टाइम, मी टाइम भी चाहिए होता है। इन्होंने उसको एक जर्नलिस्ट की जिद में आकर, कि एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी लगा दी, उस जर्नलिस्ट से बोर्ड की लड़ाई थी, उस जर्नलिस्ट की खबर को बाउंस करने के लिए आमिर को सिलेक्ट किया और जिम्बाब्वे का पूरा टूर खिला दिया। अब एक खिलाड़ी जब पूरा एग्जॉस्ट हो टूर जाता है, खिलाया, आप, बिल्कुल। हाँ, आप न्यूज करती हैं, आप न्यूज कर करके जब आप एग्जॉस्ट हो जाती हैं, आपको भी आराम चाहिए, फैमिली का टाइम चाहिए। लेकिन हम आपसे उमैर, उस जबरदस्ती वक्त करें? मैनेजमेंट और थी, उस वक्त सिचुएशन और थी। अब तो आप तो गोरा भी नहीं है ना, तो चीफ सेलेक्टर भी, कोच भी आपका अपना है, आपके मिसबा भाई हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? गोरा बहुत अच्छा था, गोरा बहुत अच्छा था। पहले नंबर पे तो मैं ये कहूंगा, गोरा बहुत अच्छा था। इश्यूज और थे, बहुत सारे इश्यूज थे। और लेकिन अब ये है कि अभी जो मैनेजमेंट है ये भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब की मैनेजमेंट उस गोरे से ज्यादा डरती है, ज्यादा जो है ये फैसले करते हुए ये लोग घबरा रहे हैं। इसी वजह से जैसे ही पहला टूर आया मिसबा ने उमर अकमल को और अहमद शहजाद को वापस ले आए, वो भी वहां से डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई। मिकी को झूठा साबित करने के लिए कि इन्होंने गलत निकाला था, ये सिलेक्शन की गई, ताकि हम साबित करें कि मिकी गलत था, हम सही हैं। मिकी को निकालने वाली कमेटी में आप खुद हैं, बाद में आप उसी सीट के लिए खुद आप कैंडिडेट बन जाते हैं। पहले तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर मिसबा, कोचिंग पूरी एक एजुकेशन है, कोचिंग के पूरे कोर्सेज हैं। बगैर कोचिंग किए मैं मैट्रिक करके मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक उस्ताद जैसी मेरे अंदर वो जो सी ना एबिलिटीज नहीं हो सकती। वो फौरन ही मिसबा उल हक साहब ने आके कोचिंग शुरू कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया टीम का। खिलाड़ी इंजर्ड कर रहे हैं, खिलाड़ी इंजरीज आपने नोट करें ज्यादा हो रही हैं। हसन अली का बेड़ा गर्क हो गया,
और बहुत सारे लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन ये हसन अली का जो अच्छा, आपने, उसामा आप भी बताइएगा, ये जो बेड़ा गर्क की बात की, हसन अली का आपको लगता है कि मैनेजमेंट का रोल है या प्लेयर्स का अपना भी रोल है कि उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उनके इंटरेस्ट अब क्या हो गए हैं? हम इंडियन प्लेयर्स को भी देखते हैं, ठीक है, नहीं, विराट कोहली की जो हसन अली वाइफ की है जहां अनुष्का तक बात शर्मा, है, वो इतनी पिक्चर्स अपनी वाइफ के साथ नहीं लगाता और वो इतना चिल आउट नहीं करते जितना हम हसन अली को देखते हैं। और अजीबो गरीब चीजें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ से, लेकिन आपको लगता है हमारे अपने प्लेयर्स का भी कुछ इंटरेस्ट है क्रिकेट में, उनकी अगर आप एक्टिविटीज देखें सोशल मीडिया पे? नहीं, हसन अली का जहां तक हमें पता है, वो रोटी ग्रुप, जो आपको पता है, रोटी ग्रुप जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो बिल्कुल आसमान नहीं, 7वें आसमान पर थे। वो बिल्कुल अच्छे, बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, शादाब, हसन, फखर। लेकिन ये रोटी ग्रुप को बहुत अटेंशन मिली बहुत जल्दी, जिसकी वजह से इन पे पूरी टीम डिपेंड करने लगी और ये क्रिकेट से हटके एक सुपरस्टार का जो एक लाइफस्टाइल है वो जीने लग गए थे। हसन अली का भी, जहाँ पे आपने बिल्कुल बात ठीक की कि वो एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सुपरस्टार ज्यादा लगते थे, क्रिकेटर कम लगते थे। उनकी वर्कआउट, उनकी जो प्रैक्टिस, उनकी मैच प्रैक्टिस, गेम प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। ये चीज अब ठीक, उनसे रिकवर चलें नहीं हो रहा। फिर चलें अब चलें, वो अब इंजरी हुई, अब वो रिकवर नहीं कर पा रहे। अब नहीं, अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ नीलम। देखिए, पर्सनल लाइफ के ऊपर बिल्कुल अच्छी बात है, ज़ाहिर है आपको मैं जानता हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तबीयत के मालिक हो, नहीं जाते। लेकिन अगर वो पिक्चर्स शेयर करते हैं, ये चीज़ ज़हन में रहेगी, आप लोगों को पता होगा कि मैं इस रोटी ग्रुप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। इनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर बड़ा ख़राब है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम कैसी है? हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है, हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन जब तक इस पर चालान नहीं होता हम हेलमेट नहीं पहनते। खिलाड़ियों से डिसिप्लिन पर अमल दरामद किसने करवाना है? हमारे बोर्ड ने करवाना है। नंबर एक तो ये। नंबर दो ये, पिक्चर्स लगाने से, एंटरटेनमेंट करने से, डांस करने से इंजरीज नहीं होती। हसन अली की इंजरी हुई, हसन अली वापस आया, पूरी तरह फिट नहीं था, उसको फिर पीएसएल में खेलने की इजाजत दे दी गई। पीएसएल में खेला, दोबारा उसी दिन एक्सरे हुआ, दर्द हुई और अंदर फ्रैक्चर था। या ये किसकी गलती है? यहां पर बोर्ड क्या कर रहा है? बोर्ड किधर है? बोर्ड क्यों नहीं देख रहा खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर? बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? मेडिकल पैनल की तरफ होता है, मेडिकल पैनल की गलती है किधर है? एग्जैक्टली, ये इन लोगों की गलतियां हैं। ये इन लोगों को क्यों क्यों खिलाड़ी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा? खिलाड़ी को अच्छा उमर, ये एक क्वेश्चन आया, ये हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ये वली नईम भाई कह रहे हैं कि हैदर अली और रोहेल नजीर की जो सिलेक्शन है वो प्री मैच्योर लग रही है इन्हें। स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन के सामने वो कोलैप्स ना कर जाए, डीमोटिवेट ना हो जाए। तो इस पे मैं आप दोनों की कमेंट्स लेना चाहूंगा। मुझे पता है हैदर अली के तो हम सब फैन हो गए थे इस पीएसएल के बाद, और रोहेल नजीर भी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। तो क्या कहेंगे इस पे? ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया, मैं इसमें एज अ क्रिकेट फैन यही बोल सकती हूँ कि अगर कोलैप्स होने की बात आएगी तो सरफराज अहमद भी किसी के सामने भी कोलैप्स हो सकते हैं। अगर कोलैप्स होने की बात आएगी तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी, इस वक्त हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें, हमारे सबसे ज्यादा शाइनिंग बड़े स्टार वही हैं, वो भी कोलैप्स हो सकते हैं। कोलैप्स होने का तो फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें उनके टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए और हमें इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि जो उनके ऊपर सीनियर्स बैठे हैं, जो कोचिंग स्टाफ हमारा बैठा है, मिसबा बैठे हैं, वकार यूनिस बैठे हैं, वो उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि उनके सामने कोई भी आ जाए, कम से कम वो उस वजह से कोलैप्स ना हो कि उनके सामने कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आ गया, नाम पे कोलैप्स ना हो। बाकी यहाँ पे उसामा, फील्ड में जो भी मेरा होता है वो जवाब एक ये अलग कि बात है, मुझे नाम इंजी भाई की लेके वो बात याद आ गई, 92 का वर्ल्ड कप था जब, जी जी, मुझे इंजी भाई की वो वाकया याद आ गया जिसमें उन्होंने इमरान खान को कहा था कि मैं आज इंजमामुल हक क्यों हूं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं फ्लॉप हो रहा था, इमरान भाई ने मुझे जो जैसे चूज किया, सारे मतलब अगेंस्ट आके मेरे पर बड़ी तनकीद हो रही थी और मैं एक दिन जल्दी आउट हो गया और मुझे बड़ी डांट पड़ रही, मुझे डांट का डर था, खौफ था। अगले दिन मैच था हमारा, मैं गया और उन्होंने कहा कि रुक के खेलना, मैंने 2 चौके मारे, मैं आउट हो गया। लेकिन अब मुझे डर था कि इमरान भाई से बहुत डांट पड़ने वाली। वो बस में जा रहा था, मुशी भाई को उठाया, मेरे साथ आके बैठे, मैं कहा लो जी अब तो चपेट पड़ेगी इमरान भाई से। लेकिन इमरान भाई ने कहा यार वो जो तूने 2 चौके मारे हैं, कमाल चौके मार दी तूने, उस बॉलर को कैसे 2 शॉटें मार दी, ये तो क्या बात है, तू तो बड़ा बड़ा प्लेयर है। तो ये बात है कि यहाँ पर अगर हैदर अली एंडरसन को खेल जाए, 1 से 2 ओवर भी खेल जाए और ऐसे खेल जाए कि यार हाँ वो नडर है, बड़ा बहादुर है, बड़ा दिलेर है, तो पता चल जाए कि उसके अंदर कितनी एबिलिटीज है। मजा आ बड़ी जाए। एबिलिटीज हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप से उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हम डिस्कस भी करते हैं। हैदर ने जब कवर ड्राइव खेली तो एन बिशप ने कहा कि बाबर आजम हु, ठीक है। तो हैदर अली, इसमें कोई शक नहीं, हैदर अली बहुत अच्छा प्लेयर है, पीएसएल में उसने अपने आप को प्रूव भी किया। लेकिन अभी मेरे ख्याल से हैदर और रुहेल को चांस नहीं मिलेगा। अच्छा वैसे हैदर का अभी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था? वो बाकी लड़के खेलेंगे, इनको जहां पर
नहीं, उसका नेगेटिव आ अभी गया, आ गया, चलें अच्छी बात। नेगेटिव आ गया हैदर अली का का। नेगेटिव हो गया था। तो अच्छा, अभी उन लोगों को चांस मिलेगा। हैदर अली की सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल उमैर, आपको पता है कि अंडर 19 में हैदर अली की गेम वो गेम नहीं थी जो उसने पीएसएल में दिखाई। हैदर अली वाज नाउन फॉर हिज स्लो बैटिंग, वो एक मतलब गैप्स देख के खेलने वाला प्लेयर था, लेकिन पीएसएल में आते जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को लंबे लंबे छक्के मारे, उसने अपनी गेम को इतना तेज कर दिया कि उसने बताया कि वो ना सिर्फ एक टेस्ट का प्लेयर अच्छा साबित हो सकता है, वो टी20 का डिस्ट्रक्टिव प्लेयर भी साबित हो सकता है। एक शिफ्ट लाया वो अपनी गेम में, तो इधर से हेलो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इतनी आसानी से बड़ा नाम सुन के कोलैप्स होने वाला प्लेयर नहीं है, उसमें बहुत एबिलिटीज हैं, हमें उसे ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ये नीचे तलाल आप डार का कमेंट पढ़ नाम रहे ले हैं तलाल डार लीजिएगा। का। जी जी, तलाल डार का नाम ले लें तलाल और डार 3 कह से रहे हैं 4 हेलो बार गाइस, बिग तलाल फैन डार फॉर द तलाल सेम डार माइंडेड। तलाल डार। तलाल डार, तलाल डार जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट के। उमैर कहाँ गए? उमैर लगता है गायब हो गए। अच्छा नीलम, आप मुझे ये बताएं कि फहीम अशरफ की सिलेक्शन पे आपके क्या ख्यालात हैं? फहीम अशरफ, उमैर और मैं अक्सर बातें करते हैं और उमैर की एक्सपर्टीज ये है कि मुझे ये अंदर के और ड्रेसिंग रूम के काफी किस्से सुनाते रहते हैं प्लेयर्स के बारे में, और फहीम के बारे में इन्होंने मुझे काफी किस्से सुनाए हुए हैं। लेकिन जो भी आए मेहनत करे, मेहनत से, अपनी फिटनेस से, अपने टैलेंट से, पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहे हो अपने आप को साबित करे, तो हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी अगर लास्ट पीएसएल भी देखा जाए तो मुझे पर्सनली, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत बड़ी, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस के साथ। अच्छा, मैं जी शो में आ मैं गया वापस, सुसामा मैं आ गया। यू अच्छा, आर मैं आ गया बैक। वापस। अच्छा, जी जी उमैर, तलाल डार कह रहे हैं, जी जी आप आ गए मेरा हैं नाम वापस। दे। तलाल डार कह रहे हैं मेरा। हेलो तलाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा, मिसबा ने बड़े, उसामा आपको भी याद होगा कि बड़ी सख्ती से कहा था कि सरफराज, फहीम, ये सब लोग परफॉर्म करेंगे डोमेस्टिक में तो इनको टीम में वापस लाया जाएगा। इन्होंने किस डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, इन्होंने कहां पर परफॉर्म किया? सवाल मेरा ये कि जो इनको टीम में लाया गया, इनकी वही बात हो रही थी जो रोटी ग्रुप की, फहीम अशरफ उसके लीडिंग जो है अच्छा, वो कैरेक्टर है, वो डोमेस्टिक, करेक्ट। उमैर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की आप बात कर रहे हैं। कामरान अकमल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके थक गए हैं, वो किधर हैं? आमिर हाँ यामीन हाँ, डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वो कहाँ पे हैं? डोमेस्टिक की साइम बात तो राज, छोड़ दें साइम आप, वो बातों की साइम स्टेटमेंट की हद तक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये साइम भी यही लिख रहे हैं कि आमिर जामीन जो है वो बहुत अच्छा इससे ऑलराउंडर है। आमिर के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, जैसा फवाद के साथ ज्यादती हुई, उस्मान सलाहुद्दीन के साथ आजकल ज्यादती हो रही है। अगर आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लाना है, आप कामरान अकमल, सलमान बट, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको एज की बुनियाद पे मिसबाह हक नहीं ला रहे। ये वही मिसबाह हक हैं जब ये 40 साल के थे तो इन्होंने कहा था कि आपको आपकी फिटनेस और कारकर्दगी देखनी है, आपने एज नहीं देखनी। ये वही मिसबाह हक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वैसे यही मिसबाह सलमान हक बट है। के साथ ज्यादती है कि वो अभी अपनी फिटनेस भी मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी जब बहुत सारे लोगों को चांसेस मिल गए हैं, उनकी सजाएं भी उन्होंने पूरी कर ली हैं, वापसी टीम में उम्मीदें भी बन गई, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। सलमान बट के साथ सिर्फ एक शख्स के साथ आप लोगों को इतनी खार क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है कि वो नहीं आ सकता, और वो शख्स जो कि अभी टेस्ट के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा फिट मेरा दिखाई देता है। मेरा भी यही मेरा भी यही ओपिनियन है कि जब आपने मोहम्मद आमिर को चांस दे दिया था वापस आने का, शर्जील खान का नाम पूरे क्रिकेट सर्किट में एक बजना शुरू हो गया था कि कमबैक के लिए, तो सलमान बट ही हम्म क्यों? सलमान बट परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी उसका नाम क्यों नहीं आता किसी सिलेक्शन कैंप में, किसी एक एक पूल में भी उनका नाम नहीं आता कि इन 40 के पूल में से लेंगे हम तलाल डार, तलाल डार। जी तलाल, तलाल कुछ डार कहना कैसे हैं आप? चाहेंगे आप अपने फैंस को? तलाल डार हम ठीक कह रहे हैं हैदर अली सलमान की बट के बात हो बारे रही में। थी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हैदर अली की जो लोग बात कर रहे हैं ना, एंडरसन से कंपेयर कर रहे हैं। जी जी जारी है। एंडरसन से बहुत बड़े बॉलर्स थे, वसीम, वकार और इमरान खान, जिनको 15 साल के तेंदुलकर ने खेला था। तो आप ये मत भूलें कि आप जितने अच्छे बॉलर्स को अपने कैरियर के स्टार्ट में खेलते हैं, आपको फिर उसी तरह से बूस्ट मिलता है। तो बिल्कुल ये ऐसी वादे वेल ना तलाल। करें कि जी तेंदुलकर का ये नहीं हुआ था कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था या उसका कैरियर खत्म ही हो गया था इतने बड़े बॉलर्स के सामने। पहली बात तो ये कि एंडरसन ने टेस्ट में खेलना है, हैदर ने टी20 में खेलना है, लेकिन ऐसी बल्कि उसके आपको याद होगा कि बावजूद भी वकार जो है यूसुफ, कोई इतने वसीम अकरम ने आप बताएं आप लोग, हाँ अब बताएं। तो होप फॉर द बेस्ट, मतलब जो है ना, अभी हैदर के पास टाइम है, उसका नेगेटिव आ गया है, 14 दिन वो वहां पे गुजारेगा क्वारंटीन में, फिर वापस आएगा और इंशाल्लाह
देखेंगे कि हैदर अली भी एक बड़ा नाम बनेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हैदर अली बड़ा नाम है, और ये बिल्कुल तलाल ने सही बात की है कि हैदर अली ने T20 खेलना है, अगर उसको चांस मिल गया, T20 में चांस मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और बात हो रही थी कि इन्होंने डोमेस्टिक में कहीं परफॉर्म नहीं किया, और डोमेस्टिक के लोगों को तरजीह नहीं दे रहे। डोमेस्टिक इनकी जो सी है वो कहीं पे है ही नहीं लिस्ट में, टू डू लिस्ट में, या कि आपने डोमेस्टिक को फॉलो करना है, ना इनके पास इतना टाइम है। इन्होंने ज़हन बना लिया कि इन लोगों को लाना है। प्लस नंबर दूसरा ये कि जो मसला है हमारे खिलाड़ियों का अपना मसला है, जैसे टीम में आते हैं मेहनत छोड़ देते हैं। सरफराज अहमद का इतना पेट निकल आया, इतना उनका वेट गेन हो गया, टीम से बाहर बिल्कुल टीम से बाहर हुए तो दोबारा फिट हो गए, दोबारा टीम से बाहर हो गई, मेहनत करनी भाई, टीम में रह के अब तो फिटनेस हो गई उनकी। हाँ ना, वही ना, वापस आ गई फिटनेस, और फिर कहते हैं कि बस कुछ गलतियां हो गई थी हमसे। भाई गलतियां हो गई थी, ये पाकिस्तान की टीम है जहां पे आपको इतने चांस मिल जाते हैं, अदरवाइज दुनिया की टीम में आपके पास रिप्लेसमेंट होती है। अब हमारे पास 3 विकेट कीपर हैं। आज के टॉपिक्स में आपने लिखा था, आई थिंक नीलम निकल गई हैं, तो समा आपने टॉपिक्स में लिखा था सरफराज या अल्लाह आपका भला करे रिजवान या रुहेल। मैं कहूंगा कि अब टाइम आ गया कि हम रुहेल के ऊपर इन्वेस्ट करें। रुहेल को एकदम ना प्रेशर दें, आप इनको डिवाइड करें। आप सरफराज को खिलाएं, वनडे खिलाएं, रिजवान को टेस्ट खिलाएं, और रुहेल को आप T20s में इन करें। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लड़के को लेकर चले। ऐसे ये है कि आपके तीनों एक जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, तीनों की विकेट कीपर्स भी इन है, और तीनों विकेट कीपर्स के साथ आपके जो मामलात हैं वो भी साथ साथ चलते जाएंगे। वो आपके जो 3 विकेट कीपर तैयार हो रहे हैं, फिर जो विकेट कीपर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा भाई, वो बाकी फॉर्मेट भी खेल लेगा। तो अब हमारे पास बेहतरीन टाइम है कि हम रुहेल नजीर के ऊपर इन्वेस्ट करें। नया लड़का है, टैलेंटेड है, कैप्टेंसी के स्किल्स भी है, एक्सपीरियंस भी है उसके पास। तो अब हमें रुहेल के ऊपर बढ़ना चाहिए, रुहेल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना टाइम, अपना मनी जो भी है। रुहेल नजीर, हैदर अली और हारिस राउफ। अच्छा, मेरा एक और भी सवाल है आप लोगों से जी। मैं वही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ये हारिस राउफ के साथ क्या बैड लक है। जब लाहौर कलंदर्स जीतना शुरू हुई, मोमेंटम में आई, फिर कोरोना की वजह से चले PSL कॉल ऑफ हो गया, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा था कि वो अनफिट हो गए थे हारिस राउफ, और अब उनको फाइनली किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई, उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और कोरोना पॉजिटिव। ये नीलम किस्मत का जो है उसमें बड़ा हमारी जिंदगी में अमल दखल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से हारिस ठीक जा रहा है अभी, नहीं तो किसी अगली सीरीज में आ जाएगा। देर ना सी, मतलब थोड़ी देर है, लेकिन मौका उनको जरूर मिलेगा, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा। हो सकता है आपको वर्ल्ड कप जितवाने आए, सीधा ही आए और अगला T20 वर्ल्ड कप आपको जितवा दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, और अगर हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह आपको इंतजार इस चीज का करना चाहिए कि हारिस जब भी आए और ऐसे आए और छा जाए कि हमें जो एक कमी है, एक एग्रेशन की हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक में, फास्ट बॉलर में, हमें शेब अख्तर जैसे एक टेम्परामेंट जहां से जो कमी है उसकी, वो हारिस आके पूरी कर देगा। जो फास्ट बॉलर्स के लिए एग्रेशन चाहिए, जो कि हमें अभी मिसिंग लगता है। ऐसे जी उसामा। अच्छा, बैक टू मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद। मुझे ये बताएं कि सरफराज अहमद T20 में नंबर 1 बना गया टीम को, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं थी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उन्हें एक्स करने का डिसीजन लिया गया फिर PCB की जानिब से, उन्हें तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया गया और T20 से भी उनको बदखल कर दिया गया। उसके बाद आपने अपनी T20 टीम की परफॉर्मेंस देखी, तो क्या ये डिसीजन सरफराज अहमद को ऑल टुगेदर हर फॉर्मेट से निकाल देने का ठीक था? देखो उसामा, अभी मैं बात कर रहा था कि सरफराज ने मेहनत छोड़ दी थी, सरफराज ने काम करना छोड़ दिया था, सरफराज ने T20 टीम को नंबर 1 बनाया था। तो अब वो अगर सरफराज कैप्टन रहते तो अभी भी आपकी रैंकिंग यही होती। आपको याद है आप श्रीलंका की उस टीम से किस तरह हारे, पाकिस्तान में हारे, याद है आपको? वही सरफराज था ना, वही सरफराज कैप्टन थे, वही सरफराज विकेट कीपर था। सरफराज से परफॉर्म नहीं हो रहा था, ये मानना पड़ेगा आपको भी। ये फॉरेन से कैप्टन चेंज करने का अनाउंस करना, बिल्कुल उसामा, मेरी ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि हम उन्हें रेस्ट दे सकते थे, हम उनको इतना मीडिया में ढंडोरा ना पीटते कि सरफराज अहमद इज नो मोर। इस तरह ये तरीका भी तो कोई अच्छा नहीं है ना, कि ठीक है एक बंदे ने आपको नंबर 1 बनाया T20 में, उसके बाद ठीक है कुछ सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बर्बाद रही, लेकिन आप उसको इस तरह से साइडलाइन नहीं कर सकते। बड़ा रूट तरीके से किया था साइडलाइन। हमने आज तक किस प्लेयर को अच्छे तरीके से साइड पे किया? मोहम्मद यूसुफ आज तक बेचारा रो रहा है। मोहम्मद यूसुफ से ज्यादा टेक्निकली साउंड बैट्समैन पाकिस्तान की तारीख में कोई था? उसामा, आप एग्री करेंगे मोहम्मद यूसुफ ज्यादा टेक्निकली साउंड बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। आज तक वो बेचारा रो रहा है।
आप और लिस्ट निकाल के देख लें, शायद अफरीदी और को मैं फेवरेबल मैच सिर्फ नहीं मिला। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ गेम की। महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में देख लें किस तरीके से बाहर हुआ, वहां पर गंगोली कैसे बाहर हुआ, गंगोली को बाहर करने में धोनी का हाथ था, धोनी को बाहर करने में अब गंगोली का हाथ आ गया, क्योंकि अब गंगोली ऊपर आ गया। ठीक है, ये चीज है, ये गेम ऐसी चलती है, ये गेम बड़ी बेरहम गेम है, और इसमें हमें अपने आप को स्पीड के साथ रखना है और सही टाइम पर अपने आप को इससे साइड पर कर लेना है। पाकिस्तान में भी आप देख लें कि बेतहाशा ऐसे नाम है, इंडिया में देख लें, बाकी ममालिक में देख लें, वहां पर, लेकिन कुछ ममालिक में ऐसे कि खिलाड़ी इज्जत से साइड पर हो जाते हैं, वो अच्छे रह जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में खुसूसन ज्यादातर ये मसले रहते हैं। तो इसलिए इस बात में ऐसा कुछ नहीं है, सरफराज ने काम करना छोड़ा, सरफराज ने मेहनत करनी छोड़ी। सरफराज अगर ठीक होते, उनकी परफॉर्मेंस होती, हम वर्ल्ड कप में आगे तक जा सकते थे। हम जो 1-2 मैच गलत हारे, जिसमें हमारे कैप्टन के गलत डिसीजन थे, कैप्टन की परफॉर्मेंस हमारी तो शुरुआत ही ठीक नहीं हुई थी ना, किया वर्ल्ड कप में तो हमारी शुरुआत ये वही बात है कि हमें शुरुआत खा गई थी वैसे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये अब हमारे यहाँ ये मसला है कि हमें कैप्टन जो है उसको हटाया, गलत तरीके से हटाया, हमें उसको वार्निंग पहले देते, लेकिन हमारा बोर्ड ही ऐसा है, हमारा माहौल ही ऐसा है, उसको एकदम इलाजी हटा दिया, एकदम बाबर को कैप्टन बना दिया दोनों फॉर्मेट का। बाबर के ऊपर प्रेशर आएगा। बाबर को मैच चाहता था, अगर मैं होता तो मैं बाबर को सिर्फ T20 का कैप्टन बनाता, वनडे का कैप्टन ना बनाता। इतना ज्यादा प्रेशर एकदम उसके ऊपर। वैसे हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है, उनके अंदर है वो लाइक जज्बा है, वो उनके अंदर विजन गट्स है कि वो बन सके कैप्टन वनडे के बाबर आजम? उनमें मुझे वो एग्रेशन थोड़ा मिसिंग दिखाई देती है। नीलम देखो, कैप्टन का पता है क्या काम होता है? कैप्टन अगर परफॉर्म कर देता है ना, तो कैप्टन का जो परफॉर्म करना है वही उसका एग्रेशन है। अगर कैप्टन खुद परफॉर्म कर देंगे ना, पूरी टीम ऐसे शेयर हो जाएगी। कैप्टन ढेर हो जाएगा, पूरी टीम ढेर ही रहेगी। पूरी टीम होगा यार कैप्टन नहीं कुछ कह सकता। बाबर परफॉर्म करता रहेगा ना, बाबर अच्छा कैप्टन होगा। कैप्टनसी सिर्फ एक बाबर ने नहीं करनी, पूरा मैनेजमेंट है, पूरी उसके साथ है, पूरी टीम है, टीम के सीनियर्स हैं, तो कैप्टनसी ऐसी होती है। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर की परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होती, बाबर के ऊपर बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है, बाबर को बहुत एजुकेट कर रहा है, प्लस बाबर जो है वो खुद भी समझदार है। अभी तक जितने इंटरेक्शंस उसके हुए हैं, जितना मैं जान सका हूं, कहीं सियासत का ना शिकार हो जाए उमैर और सामा। मुझे तो ये डर है कि बाबर आजम परफॉर्म करे या ना, कभी नहीं भी इंसान परफॉर्म कर पाता, लेकिन कभी सियासत का शिकार ना हो जाए। और क्योंकि कोचिंग स्टाफ तो बहुत आराम से कहता है कि कि हमने इनको प्लान दिया था, इन्होंने ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट नहीं किया। सियासत का शिकार ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि बाबर आजम हमारे स्टार है वो कभी सियासत का शिकार। उसामा, मैं माजरत, तुम्हें मैं कम मौका दे रहा हूँ। नीलम की बात का जवाब है मेरे पास। नीलम, हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ हमें हर चीज से फरार चाहिए, हर चीज से फरार चाहिए। वसीम खान ने, आपको याद है जिस दिन मिसबा को कोच और सिलेक्टर अनाउंस किया था, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वसीम खान ने? उस दिन कहा था कि भाई अब यही सब कुछ है, मैं जवाब दे दूं यही जवाब देंगे आपको। उन्होंने फौरन अपने हाथ ऐसे साफ कर दिए कि भाई अब जो कुछ होगा ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने सारी जिम्मेदारी जो उसने चाही इसको दे दी। कोच कहता है मैंने इसको कैप्टन कह दिया, कैप्टन जो करेगा ये जिम्मेदार है, भाई मैं जिम्मेदार हूं। कैप्टन कहता है ये टीम सारी ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये जब आपका माइंडसेट होता है ना, तो फिर आप हमेशा हारते हैं। आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। अपना माइंडसेट जिस दिन आप बदलेंगे, आप कहेंगे यार हम सब एक हैं, हम सब ने लड़ना है, हम सब ने जीतना है। हार जीत होती है, कोई मसला नहीं, आज हारे तो कल हम जीत जाएंगे। तो ये माइंडसेट हम बदलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, इतना कोई बड़ी डील नहीं है, और ऐसे भी टीम सेट हो जाएगी। और सरफराज की बात पर मैं वापस आता हूँ, गलबन आप आउट थे उस टाइम वीडियो से। अब टाइम है हमारे पास रुहेल नजीर के ऊपर इन्वेस्ट करने का। सरफराज से आप आगे बढ़ जाएं, अब आप रिजवान से आगे बढ़ जाएं। अंडर 19 का कैप्टन है, ओपनर बैट्समैन है, किसी भी पोजीशन पर भी आ सकता है, ये भी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। यंग है, 20 साल का लड़का है और टैलेंटेड है। अगर मेहनत करेगा तो वो लड़का बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान की टीम सेट हो सकती है। क्यों? ऊपर बाबर, हैदर, रुहेल और आपके पास 7 और भी अच्छे लड़के हैं टीम में, तो आपकी टीम अच्छी सेट हो जाएगी। सामा, काफी बोल लिया मैंने। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन, एक कमेंट आया अली इकराम बाजवा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये भाई हैं मेरे। उन्होंने कहा कि यासिर शाह के रोल पे आप क्या कहेंगे? तो यासिर शाह पे मैं एक कमेंट करना चाहता हूं कि यासिर शाह जब प्राइम पे थे ना अपने, तो उनकी खुशकिस्मती ये थी कि हम यूएई की कंडीशंस में खेल रहे थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी जो टीम को भी फायदा देगी और वो वहां पे परफॉर्म करते रहे। वरना यासिर शाह के आप अगर स्टैट्स जो हैं वो दानिश कनेरिया से, जिनको पाकिस्तानी, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतना अंडररेट करती है पाकिस्तानी क्रिकेट कम्युनिटी दानिश कनेरिया को। अगर आप इन दो प्लेयर्स के, दानिश कनेरिया वर्सेस यासिर शाह, स्टैट्स कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि यासिर शाह कितना ओवररेटेड प्लेयर है आउटसाइड द यूएई। और अब इंग्लिश कंडीशन में उसको लेके जाना या इन सीरीज में उस पे
ये मेरा ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि यूएई की कंडीशंस या पाकिस्तान या बांग्लादेश की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की मैं कंडीशन में भी हैरान आप हूँ कि उसी को यासिर शाह लेके को हमने चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खिलाया। शादाब खान कुड बी द बेस्ट। उनको हम एज जी उमर। बैट्समैन तो नहीं खिला रहे अब। यासिर शाह सेंचुरी बना लेता है उमर। उमर सोच में पड़ गया है कि हम्म नहीं नहीं उसामा सही कह रहे हो, उसामा सही कह रहे हो। जी उमर जी तो उमर, फ्लेम ही आपके नहीं क्या सेट हो ओपिनियन रहा। है? उमर, यासिर शाह पे क्या कहेंगे आप? उमर गहरे सदमे में चला गया यासिर शाह के नाम पे। उमर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा उमर वैसे अभी ऐसी बातें कर रहा नीलम, था कि मुझे लग रहा था कि अगला वजीर आजम बन सकता है नीलम मैं आपसे पाकिस्तान का। पूछना चाहता हूँ, हेलो, आपने हारिस रऊफ की बात की थी मैं हूँ अभी। यहाँ पे, हारिस रऊफ जिस तरह हमारा फास्ट बॉलिंग। जी मैं जी हूँ यहाँ बोले। पे। मैं हूँ ना यहाँ उमर पे। आप हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे। जी जी अच्छा जी। हाँ, अच्छा यासिर शाह का रोल वही है जो रमजान के बगैर समोसा रोल का रोल है, ठीक है। ये रमजान जब तक इनकी ये जब तक इनकी जिंदगी में रमजान रहा है, इनकी जिंदगी में यूएई रहा है और इनकी जिंदगी में डोप टेस्ट नहीं रहा, तो यासिर शाह बड़ा इनकी कदर रही है वो 1 महीना ना। और जैसे ही रमजान खत्म हुआ इनका रोल भी अब खत्म हो गया। और यहाँ पे भी मैं मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैनेजमेंट जो है हमारी वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट नाहल है। और प्लस मिसबा की जो दोस्तियां हैं, मिसबा साफ नजर आ रहा है मिसबा अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद दोस्ती निभाई जा रही है, उसके बाद सुहेल खान, उसके बाद यासिर शाह, ये सबको पता है, किसी ढकी छुपी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है फेवरेटिज्म चल रही है इस टाइम बोर्ड में, और मेरिट जो है उसकी उसको मतलब धज्जियां उड़ाए जाने बड़ा छोटा लफ्ज है। और अच्छा उसके उमर बाद की मुझे बस इस बात से इख्तिलाफ है कि उमर कह रहा है इस वक्त फेवरेटिज्म चल रही है, ये इस वक्त हाँ, निकाल दो। हमेशा हमेशा बाकी सब हमेशा ठीक। हमेशा हमेशा से यही मामला रहे हैं। प्लस मिसबा से मुझे ये अब मतलब गिला है कि मिसबा बहुत ज्यादा डरपोक है, बहुत ज्यादा बुज़दिल है, बहुत ज्यादा डरते हैं। और आपका पूरा जो कोचिंग पैनल है वो भी सारा एक पेज पर नहीं है। प्लस जो कोचिंग पैनल आपने बनाया, ले जी कोचिंग पैनल पे मैं आता हूँ, मुझे बड़ी देर से है। यूनुस खान को जब बैटिंग कोच बनाया सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। भाई किस बात की खुशी है मिसबा, उसामा? क्या यूनुस खान यूसुफ मोहम्मद यूसुफ से जी जी ज्यादा मोहम्मद यूसुफ से ज्यादा टेक्निकली साउंड है? एक बात का जवाब दे दो बस। इस मामूल से ज्यादा टेक्निकली साउंड है यूनुस खान? आपको पता है यूनुस खान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के नहीं, क्रिकेट की दुनिया के हिस्ट्री के मोस्ट रिलायबल प्लेयर मैं कहूंगा मोहम्मद यूसुफ। यूनुस खान बिल्कुल उस एग्जैक्टली कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन लेकिन यूनुस खान ने अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी गेम से अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया कि हम उन पे रिलाई कर एग्जैक्टली सकते हैं। उन्होंने नहीं 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 परफॉर्म किया। अब उनके पास आपने मेरा लिमिटेड जवाब दे शॉट्स अब थी, आपने उनके मेरा पास जवाब लिमिटेड आप टैलेंट था, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया। आपने मेरी बात का जवाब दे दिया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मिस यूनुस ने अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूव किया और परफॉर्म किया और रन्स किए उन्होंने, ठीक है। वो क्या किया उन्होंने? अपनी मेहनत अपनी बैटिंग के ऊपर की, टेक्निक नहीं उनकी अच्छी बनी एंड तक। यूनुस आपको पता है बैकफुट पे जाके पता नहीं कहां की गेंद को किधर खेल देते हैं। बिल्कुल यूनुस खान का स्टाइल ऐसे ही है, विकेट पे डांस करते हैं। अब उन्होंने बैटिंग कोच का काम है खिलाड़ी को नई से नई टेक्निक सिखाना। खिलाड़ी टेक्निक नहीं सीखेगा, खिलाड़ी को तो सिखा देंगे यूनुस खान कि जी 10 राउंड लगाने ग्राउंड के, डरे बगैर खेलें, लेकिन टेक्निक कहां से देंगे? टेक्निक तो उनके पास है ही नहीं। टेक्निक तो यूसुफ जैसे बंदे ने देनी है, टेक्निक तो इंजमाम बिल्कुल जैसे बंदे ने देनी है। यूनुस खान ने अपनी मेहनत से अपने रन बना लिए, विकेट पे वो डरे बगैर आधी पिच पे जाकर वो खेल लेते हैं फास्ट बॉलर को। तो कभी उमर आगे आप क्या जाएंगे कहना चाह रहे हैं कि उनको नहीं होना चाहिए था, मोहम्मद यूसुफ को ये बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी? डेफिनेटली डिजर्व जो कर रहा है, जो बंदा डिजर्व कर रहा है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ यहाँ पर डिजर्व कर रहे हैं सीट को। यूनुस खान आपके बैटिंग कोच नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। यूनुस खान की अपनी टेक्निक अच्छी नहीं है, यूनुस खान ने अपनी मेहनत से प्रूव किया अपने आप को। यूनुस खान बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, वो लेजेंड है, पाकिस्तान को उसने बहुत जितवाया है, लेकिन अभी वो कोच नहीं है, वो आपको टेक्निक नहीं सिखा सकता। नीलम, टेक्निक वो बंदा सिखाएगा जिसके पास खुद के पास टेक्निक है, जो गॉड गिफ्टेड टेक्निक है जिसके पास, या जिसको जो टेक्निक से खेलता है। यूनुस कैसे टेक्निक? उसामा मुझे लगता है डिस्कशन बहुत सीरियस हो रही है, तो मेरा एक नॉन सीरियस क्वेश्चन है दरमियान में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी ये जी जी अर्तुरुल को जी आप ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहे हैं जावेद आफरीदी। ये इनके पास ऐसी क्या चीज है कि जितनी भी ब्यूटीज होती हैं ऑफ द वर्ल्ड, माहिरा खान हो गए, हमजा अली अब्बासी,
और ये उस सारे लोगों, और अब वो अर्तुरुल को बनाना चाह रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर पेशावर ज़ल्मी का, इसके ऊपर क्या आप लोगों का है कमेंट? ये जो ये इस पे उमर क्या कमेंट करेंगे आप? ये जो नीलम जो क्रिकेट है ना वो अब कमर्शियल हो गई है, स्पेशली जब से लीग्स आई हैं, T20 लीग्स आई हैं और कमर्शियल जब से हो गया ये सारा मामला, तो ये चीजें, ये टैक्टिक्स है, मैक्सिमम प्रमोशन चाहिए आपको, मैक्सिमम आपको फैन फॉलोइंग चाहिए, जितनी आपकी फ्रेंचाइज ज्यादा मशहूर होगी वो उतनी ज्यादा मतलब उसको आपको जो चाहिए नेक्स्ट ईयर जो आपके जो है स्पॉन्सर्स वो उतने ज्यादा मिलेंगे। तो जो है वो ये चीजें हैं, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं, चीजें कमर्शियल चलती रहनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली जो चीजें मैं सिर्फ उन पर इतराज करता हूँ। और अभी तलाल ने भी कमेंट किया, यूसुफ वाज सो इजी ऑन आईज, मजा आ जाता था देख के, आई वाच ईच एंड एवरी रन ही स्कोर्ड इन 2006 when he scored 1788। बिल्कुल ये उस साल की बात है जब मैं भी कजाफी स्टेडियम में था, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में थी। तो जाती है यहाँ पर यार, हमें अब उन सब चीजों से निकल के, तलाल कर कंट्रोवर्शियल फिगर है, हमें ये बोर्ड का काम है, ये बड़ों का काम है, हमें इन बड़ों को ने इन सबको बिठाना है, इन बड़े बड़े जब बिठाएंगे सबको ठीक तरीके से सही तरीके। अब आपने 28 लड़के भेजे हैं और आपने 15 साथ अपने जो मैनेजमेंट के हैं वो लोग भेज दिए, और सर वैसे ही कहते हैं इंग्लैंड का वीजा एक बारात प्लेयर्स की गई है, एक बारात कोचिंग स्टाफ की गई है। एग्जैक्टली तो जब इंजमामुल हक ने भी इस पे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन जब वो खुद थे चीफ सेलेक्टर उस वक्त भी तो इतने ज्यादा लोग, वो खुद भी जाके बैठ के वहां पे टेस्ट मैचेस भी देखने चले जाते थे अपने डोमेस्टिक के, वो कोई मैचेस नहीं देखने जाते थे, लेकिन इंग्लैंड टूर में इंजमामुल हक जरूर देखने जाते थे, उन्होंने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखनी होती थी क्योंकि वो टीवी पे नहीं देख सकते थे। तो अब वो इनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो नई मैनेजमेंट आई है कि इतनी बारात ले गए वहां पे। इंजमामुल हक की मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, हम कह सकते हैं क्योंकि हमने तब इंजमामुल हक को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, हम तब भी कह रहे थे ये गलत है, हम आज भी कह रहे हैं ये गलत है, जो चीज गलत है वो किसी भी दौर में गलत है, लेकिन इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरी टीम को भेजा, चेयरमैन के साथ कोई मजबूरी नहीं थी जाने की, कोई रीजन नहीं बनी, चेयरमैन कहा जी मैं अपनी वाइफ के साथ छुट्टियों पर जा रहा हूँ, और भाई इन हालात में तो सारे अपने अपने घरों में बैठे में, आप उसी जहाज में बैठ के छुट्टियों पर चले गए, वो खुदा का खौफ खाएं सर, खुदा का खौफ खाएं इस मुल्क के हाल पे। इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, जाकिर खान साहब, एक्चुअली बात यह है कि उसामा आप जानते होंगे कि जाकिर साहब जो से हैं सारे मामला उनके हाथ में है, सब कुछ वो कर रहे हैं, जो पट्टी पढ़ा दी जाती है वो करी जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो असल डोरे हिला रहे हैं वो जाकिर साहब हिला रहे हैं। मिसबा भी जो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि चलें ठीक है बाकी गवर्नमेंट में या इकोनॉमी में कोई पट्टी पढ़ा दी गई, इमरान खान साहब को उन्होंने पढ़ ली, किसी और चीज में पढ़ा दी गई, क्रिकेट में भी कोई इमरान खान को पट्टियां पढ़ा सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए? वो बैठ के पूरी दुनिया के प्लेयर्स को, जब वजीर आजम नहीं थे, मशवरे देते थे कि इंडिया के प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में क्रिकेट को क्या करना चाहिए, उनके पास तो ऑलरेडी एक प्लान था दिमाग में और उन्होंने कहा था कि अब देखना मैं कैसी टीम बनाऊंगा। अब अभी भी उनको पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे जब ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मुझे था कि बाकी किसी मैदान में किसी भी फील्ड में ये कामयाब हो या ना हो, हमारी क्रिकेट की टीम अब बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसी आती उन्होंने डोमेस्टिक में तबाही फेरी, फिर उसके बाद उन्होंने इधर उधर के मॉडल लाने शुरू किए। उधर भाई अगर मैं वहां से कोई फार्मूला 1 F1 की कार लेके इधर पाकिस्तान में लाके यहाँ पे ग्रीन टाउन में चलाऊंगा तो उसके बम्पर शम्पर तो क्या सारी गाड़ी तबाह हो जाएगी। वो गाड़ी वहां की सड़कों के लिए, वो यहाँ की सड़कों के लिए नहीं बनी हुई। जो चीज यहाँ की है वहां, यहाँ की चीज यहाँ पर चल सकती है, यहाँ की चीज। अच्छा, ये वसीम खान का क्या मेरिट है? ये वसीम खान किस मेरिट पे है? कहाँ से आए हैं ये गोरा मेरिट है, और गोरा मेरिट है, और वहां पे लेसेस्टर शायर से गालिबन उसामा लेसेस्टर शायर से आया ना वसीम खान। हाँ, और वहां की मतलब सबसे छोटी काउंटी है, सबसे बुरा हाल है। और एक और यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ रही है नीलम, ये जो टीम को यहाँ पर भेजा गया ना, ये इंग्लैंड की बोर्ड की मदद की जा रही है, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, हम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव करके हम क्यों जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वसीम खान ये जो है ना, अब लेसेस्टर शहर में हमारी टीम जाके ठहरी है, तो इस छोटी सी काउंटी से लाके आपने MDPCB बना दिया। MDPCB पूरा क्रिकेट बोर्ड चलाना है, एक छोटी सी आपने उसे आके काउंटी से उठ के आके। अच्छा, आपने उमर अगर उमर आपने देखा हो कि अभी हालिया एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये कमेंट भी किया है कि पाकिस्तान की इंग्लैंड में जाके ये सीरीज खेलने से, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक शख्स ने अपनी नौकरी पक्की की है वहां पे, तो ये कमेंट भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें पाकिस्तान का फायदा नहीं है, ये एक जो अपने पर्सनल टाइज हैं उसको मजबूत किया जा रहा है इस सीरीज के लिए। तो ये एक तासुर ये पाया जाता है हमारी कम्युनिटी में।
बिल्कुल ऐसे ही है, ये तासुर यही यही और इस बात भी ये है, सूरत हाल भी ये है। हमें क्या हासिल हो रहा है इतनी तगदो करके खिलाड़ियों को इस तरह मतलब प्राइवेट प्लेन में भेज के और सारा वहां पे जाके क्वारंटीन 15 दिन 28 रुकनी, वो स्क्वाड 12, वो 40-45 बंदे, 2 हमारे चेयरमैन साहब, उनकी बीवी, बच्चे भी गए होंगे फिर जाहिर है। अच्छा, या तो पॉलिटिक्स में हम लंदन प्लान सुनते थे, मुझे लगता है अब क्रिकेट में भी आ गया, और ये मुझे समझ नहीं आ रही आजकल बड़े इसके चर्चे हैं, ये जो लंदन ग्रुप है ना, ये पॉलिटिक्स में भी छाया हुआ है, और हर तरफ से जो खान साहब को तनकीद का सामना करना पड़ा इस लंदन ग्रुप की वजह से करना पड़ा है, और अब क्रिकेट में भी कोई नौकरियां पक्की कर रही, चल क्या सीन क्या है बॉस? दोस्ती है ना, जुल्फी बुखारी से शुरू हो जाए, आप जुल्फी बुखारी से देख लें, और फिर वसीम खान हैं, और भी बहुत सारे जो हैं इनके मामलात वहां पर ही चल रहे हैं। तो दोस्तियां निभाई जा रही हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी, क्रिकेट टीम में भी, मुल्क में भी। आप देख सकते हैं जहां पर जो जिसको नवाज सकता है वो नवाजा जा रहा है, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। ये पाकिस्तान की किस्मत में अब यही चीजें रह गई हैं, और पाकिस्तान ने अब इसी तरीके से चलना है, और इसमें मेरे नहीं ख्याल की कोई बेहतरी की उम्मीद है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये अब सच है, हमें इस हकीकत को मान लेना चाहिए, हमें इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि अब बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट की पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान सुपर लीग है। तो अभी यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे लोग कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस कब होंगे, तो मैं उनको बताता चलूं कि कल पाकिस्तान सुपर लीग का कमेटी का इजलास है। मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के लास्ट मंथ में जो है पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस करवाने का इरादा है। अगर हालात ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह इसी साल पीएसएल के मैचेस होंगे। और एक ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद मुल्तान सुल्तान को जो है मिल जाएगा, दे दिया जाएगा पॉइंट्स पे ट्रॉफी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अली तरीन ने भी कहा था कि हम खेल के जीतेंगे, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू पीसीबी का भी है। टीम्स आपस में खेलेंगी, मैचेस होंगे, और जो डिजर्व करेगा वही जीतेगा। लेकिन जैसे नीलम अभी जिनका नाम ले रही हैं, उन्होंने एक ही दफा पीएसएल में एलिमिनेशन राउंड में पहुंचे हैं, तो मैचेस कैंसिल हो गए। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब अगर वो पहुंच गए, और वो डेविड वुइसे वो भी उस वक्त चले गए थे ना, वो अगर अच्छा। और वो बेन डंक वो अगर ये सब लोग आ गए तो पूरे चांसेस है लाहौर कलंदर्स के। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि मैं वहां पे था, क्रिस लिन और इनकी ये जो अब ये लफ्ज पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, जो गंजा ब्रिगेड लाहौर कलंदर्स की थी, वो बहुत इंटेंट पे थी टूर्नामेंट के। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, मैंने उनकी इंटेंट देखी है। बिल्कुल नीलम ठीक कह रही है कि अगर टूर्नामेंट जारी रहता तो मुझे कोई शक नहीं था कि उस टाइम पे लाहौर कलंदर्स बिगेस्ट कंटेंडर थी ट्रॉफी उठाने की मुल्तान सुल्तान के साथ। अब गैप के बाद हमें पता है लाहौर कलंदर गैप के बाद पहले 4 मैच तो लाजमी हारती हर साल। तो ये गैप अब 1 साल का गैप लगता है या जितना भी गैप लगता है, ये कलंदर के लिए कैसा साबित होता है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो ये टूर्नामेंट जीत सकते थे अगर मैचेस होते। किस्मत तो यही मंजूर था। मैं यही बोलूंगी कि अगर मैचेस होते हैं बहुत अच्छा है, होने चाहिए पीएसएल। वो क्या मोमेंटम हमारा उमैर जा रहा था, वो क्या हम शोज कर रहे थे, खैर वो तो क्या ही शोज कर रहे थे, लेकिन पीएसएल वापस आना चाहिए। और इतने एक्साइटेड थे, हम सोचते थे फाइनल जाके हमने स्टेडियम में देखना है, और पता नहीं क्या क्या सपने हमने सजाए थे फाइनल के, और लाहौर में फाइनल है और लाहौर पहुंचेगी और लाहौर ट्रॉफी जीतेगी, बहुत एक्साइटेड थे हम। लेकिन पॉसिबल है लाहौर। आई विश पीएसएल के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप है, वो भी होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो होना है। और वर्ल्ड कप के लिए मैं ख्वाहिश इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लड़के बड़े अच्छे सेट हैं, अब लड़के बड़े अच्छे तैयार हैं जो कि उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हारिस राउफ हैं, और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स हमारे जो हैं जी हारिस राउफ है, जैसे कि परफेक्ट कंडीशंस के लिए हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। बैट्समैन में हमारे पास और बैटिंग में हमारे पास उसके बाद बाबर हैं, हैदर को मौका मिल जाए, हैदर तब तक ग्रूम कर जाए, फिर उसके बाद मलिक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हफीज वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप तो सारे विकेट्स भी ऐसी बनेंगी जो कि हफीज बेचारे को तो अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ी है कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, और डांट भी फिर उनको पड़ी है। अच्छा, अच्छा ये भी बिल्कुल अब इस पे आते हैं, बिल्कुल नीलम इस पे आते हैं। अब मुझे ये आप दोनों से पूछना है कि हफीज ने अपना टेस्ट करवाया, वो एक जस्टिफाइड एक एक्शन था, वो अपनी फैमिली के लिए वरीड थे, उन्होंने टेस्ट करवाया जाके, लेकिन उसको बाद में ट्विटर पे अपलोड करना एक इतना
एक अननेसेसरी जो है कंट्रोवर्सी को जन्म देना, इस पे आप क्या कहेंगे कि ये प्रोफेशनलिज्म कहाँ पे लैग की, पीसीबी की पैनल की या फेज की? किसकी गलती असल थी यहाँ में पे? ये जो कंट्रोवर्सी उसामा, है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपका वजीर हवाबाजी उठ के कह दे कि हमारे 312 पायलट्स जो हैं वो जाली डिग्रियों वाले हैं, तो फिर ऐसे में अगर हफीज ने ये कह दिया कि मेरा टेस्ट तो नेगेटिव है और पीसीबी ने पॉजिटिव करा दिया, जायज है, उस मुल्क में ये सब जायज है। नीलम, बड़ा प्यारा समंदर को कूजे में तुमने कैद कर दी है। नंबर एक तो ये, नंबर दो ये, उसामा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मोहम्मद हफीज, लिहाजा कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो जो मर्जी करें, उनकी पर्सनल लाइफ है, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। नंबर एक ये। नंबर दो ये, अगर एथिक्स की बात करें तो पूरी दुनिया में और ये वैसे भी है, वो प्रोफेसर हैं, आप उनको क्या बताएंगे? प्रोफेसरी भी बस एक्चुअली हफीज को आदत है इस तरीके से अपने आप को इन रखने की, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये प्रोफेसरी वाली जो है वो भी एक उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, प्रोफेसरी भी नहीं थी, वो भी उनको पता था कि मैं इस तरीके से मेरे पे नहीं कैमरा नहीं पड़ता है, ये होता है, वो होता है। नहीं नहीं, जाने दे बेटा, मैं बहुत अच्छा, पुराना जानता हूँ। उमैर और उसामा, मैं आप लोगों से अब इजाजत लूंगी, एक इम्पॉर्टेंट so काम है, कुछ जी प्रोफेशनल जी, कमिटमेंट्स थैंक यू हैं, सो और मच, मुझे बहुत थैंक यू मजा सो आया। मच आपने ज्वाइन किया हमें। थैंक यू, थैंक टेक यू केयर, सो मच बाय। नीलम, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच। तो जी उमैर, उसामा, अब हाँ हाँ लास्ट एक आपसे इजाजत लेने से पहले मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। जी जी, आपका पर्सनल ओपिनियन पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में के कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ? यार ये तो बम्बी फोड़ा, मैं एक दफा पहले लिस्ट देख लेता, लेकिन मेरे ख्याल से आबिद अली तो डेफिनेटली अच्छा, है। मुझे मुझे आप ये बता दें कि मुझे ये बता दें कि आबिद अली या इमामुल हक, आप डेफिनेटली किसको आबिद अली, ओपनिंग में प्रेफर करेंगे? आबिद अली, आबिद अली, आबिद अली, आबिद अली, आबिद अली, आबिद अली, और भी कहते, और दफा भी कह देता हूँ 6 दफा, लेकिन आबिद अली, आबिद अली ये अच्छा, तो आबिद अली के, 11 दफा आबिद जी अली जी, को मैं तीनों, अगर मैं हूं, मैं आबिद अली को तीनों फॉर्मेट खिलाऊं, जैसे उसकी टेक्निक है। अच्छा। हाँ, आबिद को आबिद मैं अली, तीनों मैं फॉर्मेट आपको खिलाऊं। बताऊं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। आबिद अली को बिल्कुल चांस मिलना चाहिए। तो अभी और मैं इस मैं दुआ वो के बोल रहा साथ हूँ, के अभी तीनों फॉर्मेट खेलेगा, जी जी, फिर उसके बाद अजहर है, आबिद है, और कौन कौन से आ जाते हैं उसके बाद, फिर अल्लाह आपका भला करे, फिर कौन कौन आ रहा है हमारे पास, फवाद आलम को चांस मिलना चाहिए, उस्मान सलाहुद्दीन को हमने पिक नहीं किया, मैं कहता हूँ उसको पिक किया जाना चाहिए, अच्छा, इसका क्या कसूर है? फवाद आलम की जगह तो वो इफ्तिखार अहमद को भी साथ लेके गए हैं, तो फवाद को किधर चांस मिल रहा है? तो दोस्तियां निभाई जा रही है ना भाई, दोस्तियां निभाई जा रही है ना, अब वो वही, यही करना है, नवाजना है आपने, बात तो वहीं से सारी खूबसूरती वहीं पर खत्म हो जाती है। तो बहरहाल फवाद को लाजमी मौका मिलना चाहिए, फ़हीम अशरफ को कभी भी मौका नहीं मिलना चाहिए, और टेस्ट में आई विश के हमें सरफराज को खिला देना चाहिए, और रिजवान को वनडे खिलाएं, तो थोड़ा सा डिवाइड करें, तीनों फॉर्मेट अगर होते हैं, तीनों फॉर्मेट में तीनों को, या एक एक दो दो मैच, 3 मैच हैं, दो एक या एक दो मैच देके, या तीनों को एक एक मैच दे दें, तीनों विकेट कीपर्स को, कोई मसला नहीं, आपने ट्राई करनी है, ट्राई बेस है अभी, डरे ना हारने से, बस जाते जाते मेरी एक ही नसीहत है कि भाई बस जाते जाते आपने डरना नहीं है, आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, नहीं लड़ने की अगर आप में हिम्मत, तो आप साइड पर हो जाए, किसी ऐसे को आने जो लड़ सकता है आगे जाके, बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच उमैर, आपने मुझे ज्वाइन किया। बहुत अच्छी आपके साथ डिबेट रही क्रिकेट पे। आपको अब आप जिस तरह आप क्रिकेट के फैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं क्रिकेट के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से सुन के। इंशाल्लाह फिर थैंक इस चीज को थैंक यू सो किसी मच, दिन थैंक यू, आपके तुम साथ यार तुम बैठते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं डिस्कस माशाल्लाह, करते हैं। तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपसे सीखते हैं सर। आप नहीं नहीं किधर नहीं नहीं, उमैर नहीं। बशीर, किधर उसामा आबिद। तुम्हारे जैसे मेहनती कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। सही, थैंक यू सो मच उमैर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक इंशाल्लाह लव आपसे जल्दी यू, मुलाकात करेंगे, और ओके, इस दुआ के बाय, साथ कि फवाद आलम को चांस मिल जाए। हम अपने व्यूअर्स इंशाल्लाह, से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह, बाय बाय, हाफिज। अल्लाह हाफिज।